नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के मुद्दे को लेकर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल और PCC प्रभारी सचिव चंदन यादव भी मौजूद रहे। अजय माकन ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि जनता की कमाई से बनी सी मेगा डिस्काउंट सेल लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के गुपचुप निर्णय और अचानक घोषणा की वजह से सरकार की नीयत पर संदेह बढ़ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी देश के गरीबों और छोटे व्यापारियों को लूटकर चुनिंदा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। NMP में सूचना का अधिकार भी प्रभावी नहीं रहेगा। कैग और संसदीय समीक्षा का रास्ता भी बंद हो जाएगा। इसके साथ ही अजय माकन ने यह भी कहा कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पर केंद्र सरकार ने संघीय ढांचे को चोट पहुंचाई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा कि NMP के मुद्दे पर कांग्रेस केवल भ्रमित कर रही है। यह जो मोनेटाइजेशन है ये देश की विरासत को लूटने का काम कर रहा है और मकसद दोनों का एक ही है कि अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना। और ये दोनों जुड़वा बच्चे अमीर लोगों को मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक गरीब लोगों को, देश की जनता को लूटने का काम किया और दूसरे ने देश की विरासत को और इंफ्रास्ट्रक्चर को लूटने का काम कर रहे हैं। इस स्तर पर केंद्र में कांग्रेस की जो राजनीति है, लोगों के बीच में भ्रम फैलाना और झूठ बोलना, कांग्रेस को इसमें महारत हासिल है। और इसलिए आज मैं एक शब्द बोल सकता हूं, सूपा बोले तो बोले, चलने क्या बोले। जिसमें 1000 छेद हो वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, ये शोभा नहीं देती। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय कामकाज की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिला पंचायतों के CEO भी जुड़े। मंत्री सिंहदेव ने महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायत संचालनालय सहित विभिन्न विभागों की भी समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा के तहत मजदूरों के लिए ज्यादा से ज्यादा श्रम दिवस कार्य सृजित और अपूर्ण कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री सिंहदेव ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत नरवा योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने जल संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ किसानों के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को तराशने के लिए ऑस्ट्रेलिया से छत्तीसगढ़ आया हाई कमीशन का डेलीगेशन वापस लौट गया है। डेलीगेशन की ओर से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर बैरी ओफॉरल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी यहां मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा के बाद डेलीगेशन काफी खुश नजर आया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर बैरी ओफॉरल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की ये उनकी पहली विजिट है जो कि बहुत ही अच्छी रही। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं हुई। ऑस्ट्रेलिया और भारत में बहुत सारी समानताएं हैं। फॉरल के मुताबिक राज्य में निवेश को लेकर अभी शुरुआती चर्चा हुई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया लौटने के बाद वो सभी बिंदुओं पर वहां के उद्योगपतियों और सरकार के साथ चर्चा करेंगे। It's a terrific first visit to the state, a wonderful meeting with the Chief Minister, talking about the opportunities between Australia and India in this state to further economic development for both our countries. Australia and India share many things in common, and one of the things that Australia can offer are some elements to enable state and national economies to grow even bigger. छत्तीसगढ़ राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए ऑस्ट्रेलियाई दूतावास के काउंसल जनरल रोवन एंसवर्थ ने छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी और गोधन न्याय योजना की सराहना की। एंसवर्थ रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के आदर्श गौठान नवागांव पहुंचकर वहां पर पशुधन के लिए चारे पानी की व्यवस्था, गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट के निर्माण सहित महिला समूहों के जरिए संचालित रोजगार परक गतिविधियों का उन्होंने जायजा लिया। एंसवर्थ ने पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए निर्मित गौठान और वहां के प्रबंधन पर प्रसन्नता भी जताई। उन्होंने गौठान अवलोकन के दौरान स्व सहायता समूह की महिलाओं से वर्मी कंपोस्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली और ये कहा कि इस खाद का उपयोग करके ऑस्ट्रेलिया की जमीन को और अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। एंसवर्थ ने बाड़ी योजना के तहत सब्जी उत्पादन में लगी स्व सहायता समूह की महिलाओं से सब्जी लगाने से लेकर उत्पादन, मार्केटिंग और आय के बारे में भी जानकारी ली।
भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के थूक वाले बयान पर सियासत गर्म है। बिलासपुर में बयान के विरोध में एनएसयूआई ने सांसद बंगले का घेराव किया। इस दौरान एनएसयूआई ने विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए सांसद को थूकदान भेंट किया और प्रदेश भाजपा को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगने की मांग रखी है। एनएसयूआई ने कहा कि भाजपा प्रदेश प्रभारी ने इस बयान के साथ छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान किया, जबकि 2018 के चुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा को पहले ही बता दिया कि ऐसी मानसिकता वाले लोग और ऐसी पार्टी प्रदेश की जनता को स्वीकार नहीं है। एनएसयूआई ने भाजपा को प्रदेश की जनता से माफी मांगने की मांग करते हुए आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस जन ने किसी प्रदेश भर से चाहे देश भर के किसी कांग्रेस ने अभद्र इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की है। और मैं निवेदन करूंगा अरुण साहू जी से, छत्तीसगढ़ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से, कि वे आए और छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 14 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर में फेडरेशन से जुड़े संगठनों के कर्मचारी अधिकारियों ने शुक्रवार को सामूहिक अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन किया। रायपुर में बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी अधिकारी जमा हुए। उन्होंने तुरंत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सहित दूसरी मांगों को पूरा करने की मांग रखी है। यहाँ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं आंदोलन में निगम मंडलों के अलावा मेकाहारा के कर्मचारी भी शामिल रहे। विभाग अध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, तो वहीं बिलासपुर में भी कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन किया है। अंबिकापुर, महासमुंद और रायगढ़ में भी आंदोलन की वजह से सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित हुआ है। स्तरीय हम लोग एक संकल्प पारित करने वाले हैं कि जब जब यहाँ पर आईएएस का जो है वेतन भत्ता बढ़े, उसी के समय उस आदेश के साथ में प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों का भी महंगाई भत्ता का मांग रखा। दूसरे दिन गैस सिलेंडर का रेट और बढ़ गया। प्रतिदिन महंगाई बढ़ रहा है, इसलिए महंगाई भत्ता की मांग बढ़ रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि तत्काल महंगाई भत्ता समेत अन्य 14 सूत्री मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा अनिश्चितकालीन आंदोलन करना पड़ेगा। 10 जोन बंद है, मुख्यालय बंद है, सारे कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं और यहाँ आंदोलन में उपस्थित हैं। विपरीत परिस्थितियों में कोरोना के समय 1000 से अधिक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो सरकार को चाहिए थी ऐसे कठिन समय में कर्मचारियों के साथ खड़ा होना चाहिए था और उनको डीए जारी करना चाहिए था। वेतन विसंगति और समयमान क्रमोन्नति को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन रायपुर में बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। संघ के पदाधिकारियों का ये दावा है कि 12 मार्च के प्रदर्शन में 20,000 से ज्यादा सहायक शिक्षक रायपुर में जमा हुए थे, लेकिन इस बार रायपुर में 50,000 से ज्यादा शिक्षक धरना देंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने कहा कि 22 साल से सहायक शिक्षक एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं। उनकी ना तो समयमान क्रमोन्नति हो रही है और ना ही वेतन बढ़ाया जा रहा है, जिसको लेकर वो कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के नेताओं ने ये वादा किया था कि सरकार बनने के बाद उनकी मांग को तत्काल पूरा किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता विजय झा ने कहा है कि फेडरेशन के प्रदर्शन को संघ का पूरा समर्थन मिलेगा। ऐसी सरकार की कौन सी व्यवस्था है जो कि 10 साल 12 साल में पदोन्नति का लाभ मिलता है और जिसका पदोन्नति नहीं होता उसको उसके अगले स्तर का जो है उसका वेतनमान दिया जाता है। लेकिन आज तक सहायक शिक्षकों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जिससे नाराज होकर 1,09,000 सहायक शिक्षक 5 सितंबर दिन जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है उसका बहिष्कार करेंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस में हमारे बहुत सारे सहायक शिक्षक आंदोलन करने वाले हैं। उनके आंदोलन का सबसे बड़ा समस्या ये है कि एक तो उनकी वेतन विसंगति है, उनको क्रमोन्नत पदोन्नत वेतनमान नहीं मिलता और सहायक शिक्षकों को अभी तक किसी प्रकार का प्रमोशन वगैरह का भी चांस नहीं मिला है। कोरोना के दौरान मध्य प्रदेश में कई बच्चों के सिर से माता या पिता या दोनों का ही साया उठ गया था, जिसके बाद ऐसे बच्चों की आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 बाल सेवा योजना लागू की, जिसके बाद अब ये फायदा केवल उन बच्चों को दिया जा रहा है जिनके माता पिता दोनों की मौत कोरोना से हुई है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक उन्हें मदद नहीं मिल सकी है। आवेदनों की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से अब सरकार ने इस शर्त को बदल दिया है। अब ये फायदा केवल उन बच्चों को दिया जा रहा है जिनके माता और पिता दोनों की ही मौत कोविड-19 की वजह से हुई है। मामले में गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कि जहां तक माता पिता में से एक के निधन पर सहायता का सवाल है तो वो प्रस्ताव अभी सरकार के पास लंबित है। वहीं मामले में कांग्रेस सरकार को घेर रही है। चूंकि घोषणा करने में पैसे नहीं लगते हैं और क्रियान्वयन करने में पैसे लगते हैं,
सरकार के पास पैसा नहीं है, तो ये इनके प्रकरण उन घोषणाओं को, उन क्रियान्वयन को कैसे टाले, उसके लिए परिपत्रों में एक न एक कॉज ऐसा डाल रहे हैं वो, ताकि वो घोषणा स्वतः बिना कहे समाप्त हो जाए। जो योजना शुरू की थी उसका कार्यक्रम अभी मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं भी था प्रभार के जिले में। अभी मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में उसके स्वयं अपने सामने बच्चों को दिए, बच्चों के बयान भी आप ही के चैनलों पे हमने देखे। जहाँ तक आपने सिंगल वाला किया है, ये प्रस्ताव आया है, वो विचार में होगा। भोपाल में सड़कों की मरम्मत को लेकर नगर निगम के पसीने छूट रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फटकार के बाद शहर में अलग अलग निर्माण एजेंसियों ने अपने अपने हिस्सों में आने वाली सड़कों का सुधार कार्य शुरू किया। इसमें नगर निगम की सड़कों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। शहर में कुल 3,574 किलोमीटर लंबी सड़क के नेटवर्क में ज्यादातर सड़कों के खराब होने पर सुधार के लिए नगर निगम को 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की जरूरत है, लेकिन नगर निगम की तंगहाली सड़क सुधार कार्य में बाधा बनी हुई है। उधर ठेकेदारों का भी पुराने भुगतान को लेकर नगर निगम पर दबाव है। ऐसे में नगर निगम आयुक्त ने यह बताया है कि बीते साल नगर निगम को कुल राजस्व 357 करोड़ रुपए मिला था, वहीं अब तक लगभग 110 करोड़ रुपए राजस्व मिल गया है, जबकि सिर्फ सड़क सुधार के लिए ही 450 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हम लोग लास्ट ईयर यही प्रयास कर रहे थे कि कई करदाता जो लोग अभी मतलब दे नहीं पाए हैं उनसे भी हम लोग कांटेक्ट करके उनको प्रोत्साहित करके राशि ले सके। लास्ट ईयर हम लोग 357 करोड़ की मतलब जो राजस्व संग्रहण हुआ था। इस बार हम यही प्रयास कर रहे हैं कि और ज्यादा करदाता, क्योंकि ऑलमोस्ट 4.5 लाख प्रॉपर्टी है। इधर प्रदेश में नगर निकायों की खस्ता स्थिति सुधार के लिए सरकार ने नई रणनीति बनाई है। अतिरिक्त निर्माण और अवैध निर्माणों को वैध करने के लिए वसूला जाने वाला कंपाउंडिंग शुल्क बढ़ा दिया गया है। अब इसके लिए दुगना शुल्क चुकाना होगा। वहीं नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के राजपत्र का प्रकाशन भी प्रदेश सरकार ने कर दिया है। इसमें बताया गया है कि आवासीय, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधित निर्माणों के लिए 10% शुल्क चुकाना होगा। और अब रुक करेंगे बिग न्यूज का। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। टोक्यो पैरालंपिक में आज भारत का शानदार प्रदर्शन रहा। हरविंदर सिंह ने भारत को 13वां मेडल दिलाया है। उन्होंने शूट ऑफ में कोरिया के खिलाड़ी को 6-5 से मात देकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है। CMIE के रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार किसी भी प्रकार के मित्रहीन व्यवसाय या रोजगार को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि मोदी सरकार लोगों की नौकरियां छीनने में लगी हुई है। कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की नीति नहीं बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने केंद्र को मुआवजा नीति बनाने के अलावा डेथ सर्टिफिकेट में मौत की सही वजह दर्ज करने की व्यवस्था बनाने के लिए भी कहा था। मामले में अब तक जवाब दाखिल न होने पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप जब तक कदम उठाएंगे तब तक तीसरी लहर भी आकर जा चुकी होगी। केरल में कोरोना कहर बरपा रहा है। आज कोरोना के 29,322 नए केस सामने आए, जबकि 131 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि ये आंकड़े कल से कम हैं। कल 32,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। तालिबान ने चीन को अपना सबसे बड़ा साथी बताया है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि चीन हमारा सबसे महत्वपूर्ण साथी रहा है। यह हमारे लिए भी एक सुनहरा मौका होने जा रहा है कि चीन हमारे देश में निवेश कर फिर इसे खड़ा करेगा। और अब कुछ और खबरें विस्तार से। दतिया पुलिस ने 3 गोल्ड तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लाखों रुपए की नकदी और 1 किलो 400 ग्राम सोने के आभूषण भी बरामद किए गए। पुलिस गिरफ्त में आए तीनों ही आरोपी झांसी से कार में सवार होकर ग्वालियर की तरफ जा रहे थे। वहीं दतिया यातायात पुलिस और सिटी कोतवाली पुलिस ने सर्चिंग के दौरान आरोपियों की पहचान की। आरोपी पिछली सीट को काटकर नकदी और सोने के आभूषण छिपाकर ले जा रहे थे। तीनों गोल्ड तस्कर ग्वालियर के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं दतिया पुलिस पकड़े गए तीनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। चेकिंग के दौरान गाड़ी झांसी की तरफ से आती हुई दिखी। गाड़ी को रोककर जब चेक किया गया तो उसमें कुछ 2 बॉक्सेस में कुछ गोल्ड की ज्वेलरी थी और कैश था।
जब इस संबंध में उन 3 व्यक्ति जो गाड़ी में बैठे हुए थे उनसे पूछताछ की गई तो वो कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पाए। मुरैना में कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा के खिलाफ कोर्ट ने हत्या का आरोपी बनाए जाने का आदेश दिया है। सबलगढ़ अपर सत्र कोर्ट ने विधायक समेत 7 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। वहीं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वर्ष 2015 में एक महिला की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए 7 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसमें विधायक कुशवाहा का भी नाम शामिल है। मृतका के पुत्र और पुत्री के बयानों के आधार पर कोर्ट ने यह आदेश दिया। इसमें एक आरोपी का नाम पहले से ही शामिल है, जो बैजनाथ कुशवाहा का भाई है। फरियादी के वकील के अनुसार साल 2010 में अंगूरी बाई के पैसे के लेन देन को लेकर आरोपियों ने लाठी डंडों से मारपीट की थी और इतना ही नहीं, कुएं में धक्का भी दे दिया था। वर्तमान अब इस समय हमारे यहाँ जो एडीजे फर्स्ट हैं श्रीमान राकेश कुमार गोयल, एडीजे फर्स्ट सबलगढ़, विशेष न्यायाधीश भी हैं। वो इस समय स्पेशल डकैती धारा 11-13 के मामले सुनते हैं स्पेशल रूप से। हमारी प्रेयर को उन्होंने मंजूर किया और 1 लगाए 7 लोगों को इसमें मुलजिम बनाया उन्होंने। ग्वालियर में सैलानी जल्द ही ओपन सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। वन विभाग ने इसके लिए गुड़ागुड़ी इलाके में 125 हेक्टेयर की जमीन चिन्हित की है, जहां पर 25 हेक्टेयर में पार्क बनाया जाएगा, जबकि बाकी की बची 100 हेक्टेयर जमीन वन्य जीवों के विचरण करने के लिए रहेगी। दरअसल फूलबाग स्थित गांधी प्राणी उद्यान में वन प्राणियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वो खुले में विचरण कर सके, इसके लिए नगर निगम 1 दशक से नया चिड़ियाघर बनाने के लिए जमीन तलाश रहा था, जो अब जाकर पूरी हो चुकी है। वन विभाग से जमीन मिलने के बाद नगर निगम एक प्रस्ताव केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को भी भेजेगा, जिसमें वन्य प्राणियों का एरिया, पर्यटकों के लिए रास्ते सहित अन्य निर्माण की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। वहां से स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर ही ओपन सफारी को तैयार किया जाएगा। पानी के इंतजार में बैठे किसानों के लिए एक राहत भरी खबर। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आज से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आज दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई थी, तो वहीं कल से रायपुर समेत प्रदेश के बाकी हिस्सों में बारिश की संभावना है। 6 सितंबर को भी प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इस मौसम में बारिश होने से लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। और नया सिस्टम जो है 6 तारीख को उत्तरी और सेंट्रल मध्य बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है, जो सक्रिय होने के बाद 6 तारीख के बाद आपको छत्तीसगढ़ में उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।